जय हिंद साथियों। इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं हूँ एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। पुरुष एवं आयोग, नेशनल कमीशन फॉर मेन और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, ये दोनों अगर साथ साथ चलें तो कानून की नज़रों में एक बैलेंस बन सकता है। लेकिन जो हमारे महारथी रहे हैं कानून के ज्ञाता, और वो कानून मंत्री जिनके टाइम नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना, उनके मन में विचार क्यों नहीं आया कि नेशनल कमीशन फॉर मेन भी बनना चाहिए। क्योंकि क्रिमिनल केसेस हैं तो सिविल केसेस भी हैं। क्रिमिनल केसेस के लिए सीआरपीसी बनी है, आईपीसी बनी है, और सिविल कोड जो है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सिविल केसेस के लिए बना। तो जब इतनी लोगों को जानकारी थी कि दोनों किस्म के अपराध समाज को खराब कर रहे हैं, तब नारी और पुरुष यानी कि विवाहित जोड़ों का जो झगड़ा कानून का सहारा लेने कोर्ट में आता था, पुलिस में रिपोर्ट होती थी और वकील उस पे काम करते थे, तो क्या ये ज़रूरत नहीं समझी गई कि नेशनल कमीशन फॉर मेन भी होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बलात्कार को, सेक्स हरासमेंट को और दूसरी चीज़ों को ऊपर ऊपर से तो बुरा कहते थे, लेकिन भीतर से उन्हें महिलाओं के साथ रिलेशन की सहानुभूति ज़रूर होती थी। वो ये चाहते थे कि जागरूक महिलाओं को पता लगे कि उनके लिए कानून मंत्री ने कानून बनाए, पार्लियामेंट ने कानून बनाए, राष्ट्रपति ने कानूनों को, बिल को साइन करके कानून का रूप दिया। लॉ कमीशन था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, दूसरे कोर्ट भी थे जिनमें इन चीज़ों की ज़रूर चर्चा होती होगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो महिलाओं की फेवर ज़्यादा करते हैं। वैकेंसी होती है तो महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए नहीं है कि वो एक एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसलिए कि वो ऑफिस में एक शो पीस है जिसे वो आते जाते टच करके अपना मतलब निकाल सकते हैं। इस जरूर तरह की भावना जरूर रही होगी, तभी उन्होंने ऐसे कानून बनाए कि जो महिलाओं को अपराधी सिद्ध ना करके उनको विक्टिम सिद्ध करते थे। उनके लिए मुआवजे का, मेंटेनेंस का, भरण पोषण इत्यादि का प्रावधान किया गया। उनके लिए कानून बने, यहाँ तक कि उनको इतनी पावर थी कि यदि वो शिकायत कर दें वर्बली जाके, तो पुलिस जाके उसके हस्बैंड को या जिस पुरुष के विरुद्ध
कंप्लेंट की जाएगी उसको तुरंत गिरफ्तार भी कर लेते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। यहाँ तक कि लड़कियाँ अपने ससुराल की अन्य महिलाओं को भी लपेटे में ले लेती थी। उन लोगों को जो कि भारत से बाहर रहते हैं, उन रिश्तेदारों का भी घरेलू हिंसा में नाम जोड़ दिया जाता था। लेकिन घरेलू हिंसा की श्रेणी में पास पड़ोस के लोग नहीं आते, क्योंकि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही रसोई में, एक ही टॉयलेट यूज़ करने वाले ही घरेलू हिंसा के जिम्मेदार माने जाते हैं। इसलिए एक दिखावे के लिए कहा गया। और देखिए, ये संसार झूठ से ओत-प्रोत ही दिखाता है सब कुछ। सरकारें झूठ बोल बोल के 5 साल निकाल के चली जाती हैं और उस सरकार के ऊपर लांछन लगा के कोई नई पार्टियां, नए नेता सरकार बना लेते हैं और फिर उनको गालियां पड़ने लगती हैं। तो दूध का धुला कोई भी नहीं है। अभी भी पुरुष आयोग की डिमांड जो है ठुकरा दी गई है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि एडवोकेट तिवारी जी ने आत्महत्या के केसों का हवाला दिया तो उनसे कहा गया कि कितनी महिलाएं और कितने पुरुष, इनकी तुलना करके बताइए कि जिन्होंने इस तरीके से काम किया है, उनके बारे में बताइए। तो एक तरीके से इस चीज़ को टाल दिया गया है। लेकिन समाज में सुनवाई नहीं होना इक्वलिटी बिफोर लॉ को झूठ सिद्ध करती है। राइट टू लाइफ। अब कोई पीड़ित पति अपनी पत्नी की प्रताड़ना से तंग आके, समाज की थू-थू से तंग आके, बदनामी से तंग आके, झूठे आरोपों से बच ना पाने के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। तो राइट टू लाइफ कैसे है? उनको तो राइट कैसे आ गया लाइफ का? राइट टू डेथ हो सकता है। ये सुसाइड के कारण पारिवारिक झगड़े पति पत्नी के बीच होते हैं। आशा करता हूँ इस चीज़ का ध्यान रखते हुए जंतर मंतर पे सहयोग करें और पुरुष आयोग की डिमांड को शक्ति प्रदान करें। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।